सरकारी गजट उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित। असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 2 खंड का उत्तर प्रदेश अध्यादेश लखनऊ सोमवार 11 मई 2020 वैशाख 21 1942 शक संवत। उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग 1 संख्या 649/79 V1 22 का 9/2020 लखनऊ 11 मई 2020। अधिसूचना विविध। भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2020 जिससे चिकित्सा अनुभाग 5 प्रशासनिक रूप से संबंधित है प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2020 भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित। उत्तर प्रदेश राज्य में लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने, महामारी रोगों या अन्य संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए अध्यादेश। चूँकि वर्तमान कोविड-19 महामारी और ऐसे अन्य रोग जैसी परिस्थितियों में लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के प्रति सरकार तथा लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है और चूँकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी परिस्थिति का पूर्णता तथा प्रभावी रूप में सामना करने के लिए विधिक और प्रशासनिक ढांचा अपर्याप्त है और चूँकि पीड़ित व्यक्तियों की प्रभावी जांच, पृथक्करण और उपचार के लिए उपबंध बनाना आवश्यक है और चूँकि राज्य द्वारा कृत महामारी तथा ऐसे अन्य रोग नियंत्रण संबंधी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक करने एवं व्यवधान डालने हेतु प्रभावी तथा भयंकर शक्तियों का उपबंध करना आवश्यक है तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध करना आवश्यक है और चूँकि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रभावी तंत्र तथा अन्य ढांचा सृजित करने का उपबंध करना आवश्यक है और चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अतएव अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। पहला पॉइंट है जिसके क्लॉज 1 में यह कहा गया है, यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कहा जाएगा। दूसरे क्लॉज में इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और तीसरा क्लॉज यह कहता है यह तुरंत प्रवृत्त होगा। पॉइंट 2 में परिभाषा दी गई है जिसका पहला क्लॉज कहता है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रकट ना हो इस अध्यादेश में, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, जिसका का खंड कहता है पीड़ित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो महामारी या ऐसे अन्य रोग से पीड़ित हो। खा कहता है सशर्त मुक्त किया जाना का तात्पर्य संचलन करने, लोग बैठक करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, कतिपय मध्यस्थता ग्रहण करने अथवा ऐसी अन्य शर्तों जैसा कि प्राधिकरण या उपचारकर्ता चिकित्सक अधिरोपित करने हेतु उचित समझे के संबंध में अनिवार्य उपचार के पश्चात किसी व्यक्ति को मुक्त किए जाने से है। ग अनिवार्य उपचार वह उपचार है जो उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा परिनिश्चित किया जाए और जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी प्रोटोकॉल के अनुसार हो। घ जिला प्राधिकरण का तात्पर्य धारा 5 क्लॉज 2 के अधीन गठित जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से। जिला प्राधिकरण का तात्पर्य धारा 5(2) के अधीन गठित जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है।
अंगा महामारी रोग का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो सांसर्गिक या संक्रामक है और जिससे संपूर्ण राज्य या उसका आंशिक भाग पीड़ित हो और उसमें व्याप्त हो। चा सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है। छा स्वास्थ्य सेवा कर्मी का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपना कर्तव्य करने के दौरान प्रभावित रोगियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आ सकता है और जिसके कारण वह ऐसे रोग से प्रभावित होने के जोखिम के अंतर्गत हो जिसमें कोई साधारण व्यक्ति या नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यथा चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सक कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव का रोकथाम करने का उपाय करने के लिए इस अध्यादेश के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति और सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है। जा पृथक्करण का तात्पर्य महामारी या ऐसे अन्य रोग से प्रभावित किसी व्यक्ति के पृथक्करण से है जिससे कि रोग या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। झा लॉकडाउन में निम्नलिखित सम्मिलित है। इसकी कुछ पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहता है कि कतिपय शर्तों सहित प्रतिबंध अथवा सड़कों या प्रदेश के भीतर जल मार्गों पर किसी प्रकार के परिवहन के संचालन पर पूर्ण प्रतिषेध। दूसरा, किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर व्यक्तियों के संचलन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध। तीसरा, ऐसी शर्तों जैसा कि आवश्यक समझा जाए के साथ कारखानों, संयंत्रों, खनन या निर्माण या कार्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं या बाजार स्थलों संबंधी कार्यों को प्रतिषिद्ध करना या प्रतिबंधित करना। या अध्यादेश का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 से है। टा संगरोध संगरोध का तात्पर्य किसी संदिग्ध या बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पृथक करना जिससे कि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के किसी संचरण से रोका जा सके। था विनियमावली का तात्पर्य धारा 4 के अधीन बनाई गई महामारी नियंत्रण विनियमावली से है। अंगा परिक्षेत्र के बंदी का तात्पर्य संक्रमण को अन्य परिक्षेत्रों में फैलने से रोकने और उपचार तथा अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से ऐसे किसी क्षेत्र को पृथक करने से है जिसके लिए यह विश्वास किया जाता है कि सक्रिय रूप से संक्रमित व्यक्ति घर में रहेंगे। ढा सामाजिक दूरी का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से ऐसी शारीरिक दूरी बनाए रखने से है जैसा कि यथास्थिति राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देश दे अथवा जैसा कि धारा 4 के अधीन बनाई गई महामारी नियंत्रण विनियमावली के अधीन विहित किया जाए। अणा राज्य प्राधिकरण का तात्पर्य धारा 5(1) यानी 5 क्लॉज 1 के अधीन गठित राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इस अध्यादेश में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु भारतीय दंड संहिता अधिनियम संख्या 45 सन 1960, महामारी अधिनियम 1897, अधिनियम संख्या 3 सन 1897, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973, अधिनियम संख्या 2 सन 1974 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, अधिनियम संख्या 53 सन 2005 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः ऐसे अधिनियमों में उनके लिए समुद्देशित है। महामारी के प्रादुर्भाव होने की उद्घोषणा, इसमें पॉइंट 3 दिया गया है। पॉइंट 3 में 2 क्लॉज है। क्लॉज 1 कहता है यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी महामारी का प्रादुर्भाव हो गया है और यह कि विधि तथा चिकित्सा व्यवसाय के सामान्य उपबंध रोग के प्रसार को रोकने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त ना हो तो वह गजट में प्रकाशित किए जाने हेतु यह उद्घोषणा जारी कर सकती है कि राज्य या उसका आंशिक भाग महामारी से प्रभावित हो गया है। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? ऐसी उद्घोषणा
प्रारंभिक रूप में 3 माह की अवधि के लिए रहेगी, किंतु उसमें ऐसी अन्य अवधि तक के लिए वृद्धि की जा सकती है जैसा कि सरकार लोकहित में उचित समझे। उद्घोषणा के दौरान सरकार की शक्तियाँ, इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है जिसके 5 क्लॉज हैं, जिसके 6 क्लॉज हैं। चौथा पॉइंट का पहला क्लॉज कहता है सरकार महामारी के प्रसार के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के लिए महामारी नियंत्रण विनियमावली बना सकती है। दूसरा क्लॉज उपधारा 1 के अधीन निर्मित विनियमावली धारा 3 के अधीन उद्घोषणा के अस्तित्व में रहने के दौरान प्रवृत्त रहेगी। क्लॉज 3 विनियमावली में ऐसे समस्त आकस्मिक व्ययों को उपबंध किया जा सकता है जो महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के दौरान उद्भूत हो सकते हैं। चौथा क्लॉज कहता है सरकार आदेश द्वारा महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण रखने अथवा प्रभावी उपचार का उपबंध करने के उद्देश्य से स्थिति के अनुसार पृथक्करण, संगरोध, परिक्षेत्रबंदी, लॉकडाउन प्रकृति के प्रतिबंध अथवा समान प्रकृति के ऐसे कोई प्रतिबंध जैसा कि वह उचित समझे विहित कर सकती है। क्लॉज 5 कहता है विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार रेल द्वारा या अन्यथा रूप में यात्रा करने वाले अथवा विमानपत्तनों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए और ऐसे किसी रोग से संक्रमित होने के संबंध में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संदिग्ध माने गए व्यक्तियों के चिकित्सालय में पृथक्करण, अस्थायी वास या अन्यथा के लिए कदम उठा सकती है और विनियमावली विहित कर सकती है। राज्य तथा जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण, इसमें क्लॉज 5 का सब क्लॉज 1 ये कहता है एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे। पहला, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। दूसरा, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपाध्यक्ष होंगे। तीसरा, मुख्य सचिव संयोजक होंगे। चौथा, पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे। पांचवा, मुख्य सचिव गृह सदस्य होंगे। छठा, प्रमुख सचिव, पांचवा प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। छठा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सदस्य सचिव होंगे। सातवां, प्रमुख सचिव वित्त सदस्य होंगे। आठवां, राहत आयुक्त सदस्य होंगे। नौवां, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सदस्य होंगे। सब क्लॉज 2 कहता है यह जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा। एक जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे। पहला, जिला मजिस्ट्रेट होगा जो अध्यक्ष होगा। दूसरा, जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अन्यून कोई अधिकारी जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा सदस्य होंगे। और तीसरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें 3 होंगे, जिला मजिस्ट्रेट होंगे जो अध्यक्ष होंगे। दूसरे जो सदस्य होंगे वो होंगे जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अन्यून कोई अधिकारी जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। और तीसरा जो होगा वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ होगा जो सदस्य सचिव होगा। राज्य तथा जिला प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य। 6th पॉइंट, क्लॉज 1, राज्य प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य निम्नवत हैं। का यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगी। खा यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य या उसके किसी भाग में उठाए जाने वाले एक समान उपायों के लिए आदेश दे सकती है। गा यह केंद्र सरकार अथवा उसके प्राधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों तथा उनके प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। घा
यह जिला प्राधिकरण या चिकित्सालयों अथवा महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण या पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के संबंध में नियोजित अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आदेश या प्रोटोकॉल को जारी कर सकता है। अंगा यदि राज्य प्राधिकरण पूर्वोक्त विषय में कोई आदेश पारित किया हो, यदि राज्य प्राधिकरण पूर्वोक्त विषय में कोई आदेश पारित किया हो तो जिला प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश असंगति की सीमा तक निष्प्रभावी होगा। दूसरा पॉइंट कहता है किसी जिला प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य निम्नवत होंगे, जिसमें का महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करना। खा जब प्रतिबंध प्रवर्तित हों तब उस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना। गा यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक कार्य के लिए आवश्यक सेवाएं सुगमतापूर्वक तथा पर्याप्त रूप में की जाएं। घा यह सुनिश्चित करना कि जिला में लोक व्यवस्था अनुरक्षित है। अंगा समस्त सरकारी या राज्य प्राधिकरण के आदेशों को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए। चा जिला प्राधिकरण के पास ऐसी शक्तियां होंगी कि वह गृह परिधान सेवाओं, रसद भंडारों अथवा आवश्यक वस्तुओं के अन्य व्यापारियों, सब्जी के थोक विक्रेताओं या स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के साथ आपूर्तियां बनाए रखने के लिए व्यवस्था करें। छा जिला प्राधिकरण सामाजिक दूरी बनाए रखने अथवा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा संगरोध के दौरान अन्य सावधानियां रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। जहाँ जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ कोई भूमि या भवन अधियाचित कर सकता है। छा झा जिला प्राधिकरण टेंट निर्माण या स्थायी संरचना उतनी संख्या में जितना ऐसे अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाए परिनिर्मित करने हेतु टेंट निर्माण या स्थायी संरचना का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन से अपेक्षा कर सकता है। झा में यह कहा गया है कि जिला प्राधिकरण टेंट निर्माण या स्थायी संरचना उतनी संख्या में जितना ऐसे अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाए परिनिर्मित करने हेतु टेंट निर्माण या स्थायी संरचना का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन से अपेक्षा कर सकता है। इया जिला प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संगठन से, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, मोटर या अन्य चल संपत्ति या संसाधनों को अधियाचित कर सकता है और इस प्रकरण का अपेक्षित व्यक्ति को तत्परतापूर्वक अनुपालन करना होगा। टा जिला प्राधिकरण निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं अधियाचित कर सकता है। ठा जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ निजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं अधियाचित कर सकता है। डा जिला प्राधिकरण उक्त प्रयोजनार्थ स्वयंसेवी सामाजिक कर्मियों की सेवाएं ग्रहण कर सकता है तथा उन्हें संचालित कर सकता है। पार्ट 7 क्लॉज 1 सरकार या राज्य प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर लॉकडाउन निर्देशित करते हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जैसा कि उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए। लॉकडाउन आदेश जारी करने की शक्ति इसके बारे में क्लॉज 7 में कहा गया है, जिसके सब क्लॉज 1 में सरकार या राज्य प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर लॉकडाउन निर्देशित करते हुए एक घोषणा या उद्घोषणा जारी कर सकता है जैसा कि उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए। सब क्लॉज 2 कोई जिला प्राधिकरण जिला में पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रभावी करने के लिए उपधारा 1 में यथा उल्लेखित लॉकडाउन आदेश भी जारी कर सकता है।
सब क्लॉज 3, इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए निर्देश किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों या सामान्यतः किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में प्रायः आने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को दिया जा सकता है। इसमें निर्देश देने की बात की गई है। चौथा सब क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन कोई आदेश या धारा 3 के अधीन महामारी की उद्घोषणा की अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। जो चौथा सब क्लॉज है उसमें बताया गया है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश धारा 3 के अधीन महामारी की उद्घोषणा की अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अफवाह आदि के संबंध में सरकार की शक्ति, इसको हम पॉइंट 8 में देखते हैं। पॉइंट 8 कहता है सरकार अफवाह, मिथ्या खबर या मिथ्या सूचना या संतराश की रोकथाम करने के उद्देश्य से महामारी के संबंध में सूचना प्रकाशित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकती है। किसी पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने का उपाय करने की शक्ति, ये हमें पॉइंट 9 में दी गई है। पॉइंट 9 का सब क्लॉज 1 कहता है सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने के लिए पुरस्कार घोषित कर सकता है जो खोज से भाग रहा हो या अन्यथा रूप में अपनी उपस्थिति को छुपा रहा हो। दूसरा क्लॉज कहता है प्राधिकरण यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति की खोज करे और उसे उपचार केंद्र पर लाए। सब क्लॉज 3 कहता है जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की खोज करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें संभावित परिक्षेत्रों में घोषणा किया जाना और ऐसे प्रमुख स्थानों पर अथवा ऐसे स्थानों पर जहां पर उसका विद्यमान होना संभाव्य हो अथवा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या विमानपत्तनों पर उसके बचने से रोकथाम के लिए फोटोग्राफ और अन्य विवरण चिपकाया जाना सम्मिलित है। चौथा क्लॉज कहता है फोर्थ सब क्लॉज में यह कहा गया है कि यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी पीड़ित व्यक्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति पर समुचित कार्रवाई करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरणों या अन्य राज्य सरकारों को उद्घोषणा जारी कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति को उपचार आदि के लिए ले जाना, यह पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधियाचन या उद्घोषणा की नोटिस के अनुपालन में खोज किए गए किसी व्यक्ति को उपचार केंद्र पर लाया जा सकता है और इस प्रकार खोज किया जाना या उपचार केंद्र में प्रतिधारित किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजनार्थ गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति, ये पॉइंट नंबर 11 में बताई गई है। 11 में 2 सब क्लॉज है। क्लॉज 1 कहता है यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस आयुक्त किसी अधियाचन के अनुपालन में किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसका पता लगाने हेतु किसी स्थान पर स्वयं प्रवेश कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। दूसरा सब क्लॉज कहता है ऐसा अधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ या उसकी अतिशय सन्निकटता ऐसा अधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ या उसकी अतिशय सन्निकटता में पाए गए किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए घर या संगरोध केंद्र पर स्वयं को संगरोधित करने के लिए कह सकता है। मृत शरीरों का निस्तारण, पॉइंट 12 में इसमें बताया गया है अध्यादेश के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पीड़ित व्यक्तियों के मृत शरीरों का निस्तारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है। क्षति या नुकसानों की वसूली, 13 का क्लॉज 1
इसको पॉइंट 13 में बताया गया है, जिसमें 5 क्लॉज हैं, 5 सब क्लॉजेज हैं। 13 का क्लॉज नंबर 1 कहता है, इस अध्यादेश के अधीन उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त सरकार यह आदेश दे सकती है कि सरकार द्वारा उपगत व्यय अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण आचरण या व्यवहार के कारण हुई क्षति या नुकसान की वसूली ऐसे व्यक्ति या संगठन से की जाएगी। सब क्लॉज 2 कहता है, तदोपरांत ऐसी जांच जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि सम्मत होगा, जिसमें 3 खंड हैं। का खंड कहता है, ऐसे व्यक्तियों की उद्घोषणा करना जिन्हें ऐसे दुराचरण से या के कारण चोट लगी हो, क्षति या नुकसान हुआ हो। खा कहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए संदत्त किए जाने हेतु प्रतिकर की धनराशि या उसके मध्य आवंटित या उनके मध्य आवंटित की जाने वाली धनराशि की रीति को नियत करना। और गा खंड कहता है, उस अनुपात का निर्धारण करना जिस अनुपात में उक्त धनराशि का संदाय उक्त कृत्य करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या संगठन द्वारा किया जाएगा। सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया है? सब क्लॉज 3 कहता है कि कृत्य प्रत्येक या निर्धारित अथवा उपधारा 2 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मंडलायुक्त द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा, किंतु यथापूर्वोक्त के सिवाय अंतिम होगा। कृत्य जो कृत्य है, प्रत्येक या निर्धारित अथवा उपधारा 2 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मंडलायुक्त द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा, किंतु यथापूर्वोक्त के सिवाय अंतिम होगा। सब क्लॉज 4 ये बताता है कि उपधारा 1 में यथा उल्लिखित कृत्य करने के परिणाम स्वरूप जब कोई मृत्यु हो तो उक्त क्षति मृत के सगे संबंधी को सरकार द्वारा दिए गए किसी अनुग्रह धनराशि के संदाय के बराबर होगी। और सब क्लास 5 में ये कहा गया है, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर या क्षतियों का संदाय करने में विफल रहने पर ऐसी धनराशि की वसूली राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अधीन भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाएगी। व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सहायता, यह पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है। पीड़ित व्यक्तियों अथवा नियंत्रण संबंधी प्रतिबंधों के कारण अन्य पीड़ित व्यक्तियों को सारभूत सहायता या वैयक्तिक सहायता प्रदान करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या संगठन अभिकरण के माध्यम से और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से की गई व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसा कर सकता है, और वह ऐसा स्वतंत्र रूप से या सीधे तौर पर नहीं करेगा। छिपाव आदि के लिए दंड, ये पॉइंट नंबर 15 में कहा गया है, जो कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को छिपाएगा या पता लगाए जाने से बचेगा, ऐसी अवधि तक के लिए कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकती है से, और ऐसे जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1 लाख रुपए से अधिक या 1 लाख रुपए तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा के लिए दंड, यह पॉइंट नंबर 16 में कहा गया है। जो कोई स्वयं को पीड़ित व्यक्ति जानते हुए अथवा किसी पीड़ित या संदिग्ध व्यक्ति की सन्निकटता में स्वयं होते हुए शासय हवाई, रेलवे या सार्वजनिक सड़क परिवहन या किसी अन्य सामान्य परिवहन द्वारा यात्रा करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकती है से, और ऐसा जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा। पृथक्करण आदेश का उल्लंघन करने के लिए दंड, जो क्लॉज नंबर 17 में बताया गया है।
जो कोई संगरोध, पृथक्करण या चिकित्सालय में उपचार से संबंधित किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि तक के लिए कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1,00,000 रुपये तक हो सकता है से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। चिकित्सालय से भाग जाने के लिए दंड। पॉइंट नंबर 18 में इसके बारे में बात की गई। किसी चिकित्सालय में महामारी रोग उपचार के अधीन होते हुए जो कोई व्यक्ति चिकित्सालय से भाग जाएगा वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1,00,000 रुपये तक हो सकता है से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। अश्लील या अभद्र आचरण। पॉइंट नंबर 19 में इसकी बात की गई है। जो कोई उपचार, पृथक्करण या संगरोध के अधीन होते हुए जानबूझकर किसी अन्य अश्लील या अभद्र कृत्य या अशिष्ट कृत्य या हाव भाव में लिप्त होगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो कि 3 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो कि 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1,00,000 रुपये तक हो सकता है से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। उद्दीपन के लिए दंड। पॉइंट नंबर 20 में इसके बारे में कहा गया है। ऐसा कोई संगठन या निकाय या व्यक्ति जो अध्यादेश या विनियमावली के किसी उपबंध अथवा यथा स्थिति किसी प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपदेश देगा या अन्यथा उद्दीप्त करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2,00,000 रुपये तक हो सकता है से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। दोषपूर्ण प्रचार के लिए दंड। 21 पॉइंट में इसके बारे में कहा गया है। जो कोई किसी समुदाय अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिग्भ्रमित करने या अन्यथा रूप में नुकसान पहुंचाने के आशय से मिथ्या प्रकाशन करेगा या मिथ्या सूचना फैलाएगा वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 1,00,000 रुपये तक हो सकता है से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। प्राधिकारियों या अधिकारियों पर आक्रमण करना या उन्हें व्यवधान पहुंचाना। इसके बारे में 22 नंबर पर बात की गई है। पॉइंट 22 में 3 सब क्लॉज है जिसमें क्लॉज नंबर 1 कहता है जो कोई स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शुद्धता, सफाई एवं स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या अध्यादेश के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव को रोकने का उपाय करने के लिए सशक्त या उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास जो कि 3 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है से, और वह ऐसा जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2,00,000 रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा। दूसरा सब क्लॉज कहता है जो कोई हिंसात्मक कार्य करने के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शुद्धता, सफाई एवं स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अध्यादेश के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त किसी अन्य व्यक्ति और खोजबीन करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न समस्त व्यक्तियों या उपचार करने या संगरोध करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों को गंभीर क्षति पहुंचाएगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में परिभाषित है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकती है से दंडित किया जाएगा, और वह ऐसे जुर्माना जो 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 5,00,000 रुपये तक हो सकता है
से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। क्लॉज 3, जो कोई किसी संपत्ति की क्षति करेगा या हानि पहुंचाएगा, वह ऐसी अवधि के कारावास जो 3 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है से, और ऐसे जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा। द्वेषपूर्ण आचरण, इसके बारे में पॉइंट नंबर 23 में कहा गया है, जो कोई इस बात के आशय से या उसकी जानकारी होते हुए भी इससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण या रोग फैल सकता है, जो कोई इस बात के आशय से या उसकी जानकारी होते हुए भी इससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण या रोग फैल सकता है, कोई कृत्य करेगा या अविधिमान्य चूक करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंडित किए जाने का भी भागी होगा। स्पष्टीकरण, जो कोई किसी चिकित्सक पर या खोज करने या पता लगाने में, उपचार ग्रहण करने में, संगरोध करने में, पृथक्करण करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों पर थूकेगा या किसी प्रकार की गंदगी, मलमूत्र या मूत्र आदि फेंकेगा, वह इस धारा के अधीन अपराध किया हुआ समझा जाएगा। साशय उत्पीड़न के लिए दंड, इसको पॉइंट नंबर 24 में बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी संक्रामक रोग से शाशय उत्पीड़ित करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। और वह ऐसे जुर्माने जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक हो सकता है, से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। सामूहिक उत्पीड़न 25 नंबर क्लॉज में बताया गया है, जो कोई 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का शाशय उत्पीड़न करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। और वह ऐसे जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु 5 लाख रुपए तक हो सकता है, से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। यदि मृत्यु का कारण शाशय उत्पीड़न हो तो उसके लिए क्लॉज नंबर 26 में कहा गया है या पॉइंट नंबर 26 में बताया गया है, जो कोई धारा 24 या धारा 25 के अधीन उत्पीड़न से मृत्यु का कारण बनेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक के लिए हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। और वह ऐसे जुर्माना जो कि 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु 5 लाख रुपए तक हो सकता है, से भी दंडित किए जाने का भागी होगा। विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न किए गए कृत्यों के लिए दंड, इसको पॉइंट नंबर 27 में बताया गया है। 27वें पॉइंट में कहा गया है, जो कोई इस अध्यादेश या विनियमावली के किसी उपबंध अथवा इस अध्यादेश के उद्देश्यों जिनके लिए अध्यादेश में कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबंधित न किया गया हो को अग्रसर करने के लिए पारित आदेशों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 6 माह तक हो सकती है या उससे, या ऐसे जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 50,000 रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दंडित किया जाएगा उसको। दुष्प्रेरण, इसको पॉइंट नंबर 28 में बताया गया है। इसमें 3 खंड हैं। का में कहा गया है, जो कोई स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अध्यादेश के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने और उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा। खंड खा, किसी संपत्ति की क्षति या नुकसान करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है, से, और ऐसा जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा। गा में कहा गया है,
इस अध्यादेश के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। इस अध्यादेश के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। अपराध करने का प्रयास। क्लॉज 29.29 में यह कहा गया है, जो कोई इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा या अपराध करने के लिए उपबंधित न्यूनतम अवधि से अन्यून आधी अवधि की न्यूनतम अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किए जाएगा, किंतु जो 3 वर्ष अथवा उपबंधित की गई अधिकतम आधी अवधि जो भी अधिक हो तक हो सकती है। जो कोई इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा, वह अपराध करने के लिए उपबंधित न्यूनतम अवधि से अन्यून आधी अवधि की न्यूनतम अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, किंतु जो 3 वर्ष अथवा उपबंधित की गई अधिकतम आधी अवधि जो कि अधिक हो, जो भी अधिक हो तक हो सकती है। संज्ञेय और अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जमानत ना हो। इसमें पॉइंट नंबर 30 में कहा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियम संख्या 2 सन 1974 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय नॉन बेलेबल होंगे। सद्भावनापूर्वक कृत्य कार्यवाही का संरक्षण। पॉइंट 31 में 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 कहता है, इस अध्यादेश या तदधीन बनाई गई विनियमावली या नियमावली या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत्य या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है, इसका सब क्लॉज 2 कहता है, इस अध्यादेश या तदधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत्य या किए जाने हेतु आशयित किसी बात द्वारा हुई या संभावित रूप में होने वाले किसी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अध्यादेश या तदधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत्य या किए जाने हेतु आशयित किसी बात द्वारा हुई या संभावित रूप में होने वाले किसी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य रोग या महामारी के संबंध में शक्ति। पॉइंट नंबर 32, इसमें कहा गया है, इस अध्यादेश के उपबंध किसी महामारी, रोग या जानवरों, पौधों के जीवन या फसल या जलीय प्राणियों को प्रभावित करने वाली महामारी या ऐसे अन्य रोगों के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। नियम बनाने की शक्ति। पॉइंट नंबर 33 में 2 क्लॉज हैं। क्लॉज नंबर 1 में कहा गया है, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। क्लॉज 2 कहता है, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए समस्त नियम उन्हें बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। आज्ञा से JP सिंह 2, प्रमुख सचिव।